हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्वर्जन, जो एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं, बेसिकली अगर आप देखना चाहते हो तो एसएससी सीजीएल, सीपीयू, एसआई या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये इन्वर्जन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं पहले ही बता दूं आपको कि इन्वर्जन के हम लोग 3 पार्ट्स में इन्वर्जन को पढ़ेंगे। फर्स्ट 2 में आप थ्योरेटिकल सेक्शंस को यूज करेंगे और जो पार्ट 3 होगा वो हमारा प्रैक्टिस सेशन का होगा। तो प्लीज थ्योरेटी जितनी भी अच्छी तरह से आप थ्योरी को पढ़ेंगे उतना बेहतर आपको प्रैक्टिस में होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, इन्वर्जन को। इन्वर्जन का ये पार्ट फर्स्ट है। दरअसल में मैंने इसे इन्वर्जन कहा क्यों और इन्वर्जन को कैसे यूज करते हैं, तो इस बात को समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, इन्वर्जन एक नाउन फॉर्म है, और नाउन फॉर्म कैसे है तो आप देखिए, किसी भी शब्द के अंत में अगर ION लिखा हुआ करता था तो हम लोग कहते थे बेसिकली इट्स वर्ड इज अ नाउन। कैसे सर? इन्विटेशन, रिलेशन, कनेक्शन, बॉन्डेशन। अब इन शब्दों के अंत में देखिए ध्यान से, तो इॉन लिखा हुआ है, तो वो शब्द हमारे लिए क्या हो गए, एक नाउन के फॉर्म करते हैं। अच्छा, दूसरी बात सर, इन्वर्जन है क्या? तो इन्वर्जन की जो वर्ब फॉर्म है बच्चे वो है इन्वर्ट। इन्वर्जन एक नाउन है, लेकिन इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो क्या है, इन्वर्ट। और इन्वर्ट मतलब होता है किसी भी चीज को एक अपोजिट ऑर्डर में लिख देना। मेरी बात समझिएगा, इन्वर्जन के लिए जो वर्ब है वो है इन्वर्ट, और इन्वर्ट का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर को जस्ट अपोजिट लिख देना। तो दैट इज नोन एज अ इन्वर्जन। मेरी बात समझ पाए हैं सर? कैसे स्ट्रक्चर को अपोजिट लिख देना, तो आइए समझते हैं। जैसे हम लोग सिंपल, अगर आप किसी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं मेरे से, बेसिकली कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस के लिए क्या यूज करते हैं बच्चे? सब्जेक्ट। फिर आप क्या यूज करते हैं? वर्ब। और फिर आप क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? सबसे पहले आपने सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लिखा, देन वर्ब लिखा, और देन क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कहता है आपसे कि आप ऑर्डर को अपोजिट कर दीजिए, तो वर्ड ऑफ स्ट्रक्चर को अपोजिट करना है। तो याद रखिएगा, हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में नहीं लिखते हैं, स्ट्रक्चर को अपोजिट करना है। लेकिन उस कंडीशन में जब आप इन्वर्जन करते हैं, तो इन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में यूज की गई वर्ब को लिखते हैं, देन आफ्टर सब्जेक्ट को लिखते हैं, और फिर आपका जो भी स्ट्रक्चर है तो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? मतलब किसी भी सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले अगर आप यूज करते हैं तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज अ इन्वर्जन। इज माय पॉइंट क्लियर? अच्छा, अच्छी बात यह है कि बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर आपने यहां पर डायरेक्ट वर्ब को यूज कर दिया है, तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर करे या मेन वर्ब को कंसीडर करे? बच्चे, इसी बात को समझने के लिए हमें एक बात समझ में आई कि इन्वर्जन हमारे लिए 2 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट बात, इन्वर्जन क्या है? तो पुट द वर्ब बिफोर ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का यूज करते क्यों है? तो स्ट्रक्चर को जब आप एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए ही आप उस वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। माय पॉइंट इज क्लियर? चलिए, अभी मैंने आपसे कहा कि इन्वर्जन 2 टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं वो हमें इस वर्ब के माध्यम से पता चलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। अगर आप इन्वर्जन की मेरे से बात करते हैं तो इन्वर्जन के 2 टाइप होते हैं बच्चे। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक इन्वर्जन जो होता है, एक इन्वर्जन को बच्चे आप नेमिंग देते हैं पार्शियल इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन? पार्शियल इन्वर्जन। और एक इन्वर्जन को आप नाम देते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस को ही समझने के लिए बच्चे ने अभी तुरंत यहां पे क्या रटा, किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। लेकिन हमें यह समझना है कि सर ये वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, या कौन सी वर्ब है। तो इस बात को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा पार्शियल इन्वर्जन को या फिर कंप्लीट इन्वर्जन को। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप पार्शियल इन्वर्जन करना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए,
पार्शियल इन्वर्जन करने का मतलब होता है दिए हुए सेंटेंस के लिए जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना। माय पॉइंट इज क्लियर। पार्शियल इन्वर्जन में सिर्फ आप उस सेंटेंस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, जबकि जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर पे। कंप्लीट इन्वर्जन में कुछ कंडीशंस में डायरेक्ट मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और कुछ कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ ऐड होकर सब्जेक्ट से पहले आती हैं। आइए समझते हैं कैसे। पार्शियल इन्वर्जन को जब आप लिखते हैं तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस में यूज की गई क्या लिखते हैं बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या आप लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, ये पार्शियल इन्वर्जन को लिखने का तरीका है। आगे सिस्टम में बच्चे जो भी बचा है उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, यहां पे परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ हमें इन्वर्जन को ध्यान रखना है। तो इन्वर्जन होगा क्यों, किसी भी स्ट्रक्चर को जब आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन को लिखने के लिए सबसे पहले आप उस सेंटेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और इस कंडीशन को ही आप कौन सा इन्वर्जन कहते हैं, पार्शियल इन्वर्जन। तो सर कंप्लीट इन्वर्जन क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन होने के लिए कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आप सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज कर देते हैं, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब के साथ, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी क्या यूज हो गई, मेन वर्ब, और इनके तुरंत बाद फिर आपने क्या लिख दिया बच्चे, सब्जेक्ट। इज माय पॉइंट क्लियर। कभी कभी कंप्लीट इन्वर्जन में डायरेक्ट आप मेन वर्ब को यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले, या कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब को यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले। दिस टाइप ऑफ द इन्वर्जन। ठीक है, ये दो ही टाइप के होते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। अच्छा, बेसिकली किसी भी सेंटेंस को जब आप एम्फेसाइज करते हैं, हमारे लिए जो इन्वर्जन होता है वो मोस्टली हमारे जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उन सभी में इन्वर्जन फॉलो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है चाहे मेरा सेक्शन क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, इट मींस सिंपल इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो, तो हम सभी जानते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन में आप सब्जेक्ट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दैट्स मीन यू कैन से कि इन ऑल द इंटेरोगेटिव सेंटेंस द इन्वर्जन मस्ट बी फॉलोड। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इन्वर्जन उसमें जरूर फॉलो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट से ठीक पहले आप क्या यूज कर चुके होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। चलिए आगे सीखते हैं। मेरी बात समझ पाए, इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। कैसे सर आप बात बताना चाहते हैं, तो आइए समझते हैं। मैंने आपसे बोला ही इज राइटिंग। मैंने आपसे क्या बोला, ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। ठीक है, अब इसी बात को अगर आप किसी चीज को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या वो लिख रहा है। ठीक है, आपने उससे क्वेश्चन आस्किंग करी, लेकिन एम्फेसाइज करने के तौर पे क्या वो लिख रहा है। अब यहां पर आप उस चीज को इंसिस्ट करके पूछना चाहते हैं क्या वो लिख रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपने उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाई, ठीक है। कैसे, पहला जो मेरा सेंटेंस था ये एक सिंपल सेंटेंस था। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखी, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी, और फिर मैंने मेन वर्ब लिखी। बट जब आप किसी कंस्ट्रक्शन में इन्वर्जन करते हैं तो इन्वर्जन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये इस टाइम हमारे लिए क्या हो गया, एक इन्वर्जन है। इज माय पॉइंट क्लियर। चलिए, ये एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं किसी और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा he will go there, he will go there। अब मैंने आपसे कहा आप इसे इनवर्स फॉर्म में लिखे या इन्वर्जन फॉर्म में लिखे, तो आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, will he go there। Is my point clear? आप इस बात को ऐसे समझिए, किसी भी सेंटेंस में लिखी गई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से ठीक पहले लिखी गई जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसके इन्वर्जन फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है।
अब इनके लिए हमारे एग्जाम पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम्स में हमें मिलेंगे, ये कंस्ट्रक्शन एग्जाम में नहीं मिलेगा, हमें एग्जाम की तरफ मूव करते हैं। चलिए इन्वर्जन के लिए सबसे पहले ये याद रखेगा, दिए गए सेंटेंस में हमारे पास कुछ सेमी नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तहत कंसीडर किए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिए हुए सेंटेंस में कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब दिए जाएंगे, यदि वो हमारे सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख दिए जाते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर उनका यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इन्वर्जन करते हैं। ठीक, आइए समझते हैं कैसे। मैंने कहा कुछ हमारे पास सेमी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। इन एडवर्ब को आप किस नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा, दीज वर्ड्स आर सेमी नेगेटिव एडवर्ब। क्यों इन्हें सेमी नेगेटिव एडवर्ब कहा जाता है? जितने भी शब्द हैं ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग को कंसीडर करते हैं। दिए गए शब्द, जितने भी शब्द हैं वो सब अपने आप में नेगेटिव है, इसीलिए इन्हें सेमी नेगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। एडवर्ब की भूमिका क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये किसी भी वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब की विशेषता बताते हैं या एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, इसलिए इन्हें एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, नेगेटिव है तो एडवर्ब। चलिए, अब आपने कहा सेमी नेगेटिव एडवर्ब, कौन कौन से शब्द हैं बच्चे? तो ध्यान दीजिएगा, हार्डली, स्कैर्शली, रेयरली, बेयरली, ठीक है बच्चे, शेल्डम, या फिर क्या, नेवर। अब मैंने आपसे कहा हार्डली, स्कैर्शली, रेयरली, बेयरली, शेल्डम, या फिर क्या, नेवर, या फिर आपका नॉट। ठीक है, नॉट एक सेमी नेगेटिव एडवर्ब नहीं होता, नॉट इट्स एडवर्ब, याद रखिएगा। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं आपको, ये प्योर एडवर्ब है। ठीक है, नॉट सेमी नेगेटिव एडवर्ब नहीं होता है, बल्कि नॉट एक प्योर एडवर्ब होता है। अब इन कंस्ट्रक्शंस में आपने देखा, अगर इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में किया जाता है तो हमें इन्वर्जन करना है। ठीक है, अगर ये शब्द के तुरंत बाद मुझे कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ मिल रहा है, इन सभी के तुरंत बाद मुझे सेंटेंस मिल रहा है, सेंटेंस गिवन है, तो मेरे माइंड में एक बात आएगी कि मुझे तुरंत क्या करना है बच्चे? तो इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। तो क्या अप्लाई किया जाएगा? इन्वर्जन। और इन्वर्जन अप्लाई करने का तरीका क्या बच्चे? आप कह सकते हैं कि दीज नेगेटिव वर्ड्स, इन नेगेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद आपको क्या चाहिए बच्चे? तो आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और आगे बचा हुआ पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आप अपने सब्जेक्ट लगा सकते हैं, फिर आप अपनी मेन वर्ब लगा सकते हैं, और फिर आप अपना क्या लगा सकते हैं? ऑब्जेक्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? मैंने क्या कहा? मैंने कहा सेंटेंस की बिगनिंग अगर इनसे करी जाती है तो इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। इन्वर्जन अप्लाई करने का तरीका क्या है? इन सभी शब्द के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब किससे पहले है बच्चे? तो सब्जेक्ट से पहले। माय पॉइंट इज क्लियर? हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है तो मेन वर्ब बाद में आएगी, एंड ऑब्जेक्ट बचा हुआ। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन मैंने दिया, ही नेवर गोज देयर, वो वहां कभी नहीं जाता है। ठीक है, इसी को अगर इंसिस्ट करने के लिए हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ही नेवर गोज देयर। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि नेवर एक एडवर्ब की भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बच्चे कंफर्म कर रहा है? गो के बारे में, किसी एक वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो वहां पर कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं नेवर की पोजीशन को चेंज कर दूं, समझिए, मैं किसकी पोजीशन को चेंज कर दूं? नेवर की पोजीशन को। मैं कहां पर नेवर को लिख दूं? बिगनिंग में। और अब मुझे सेंटेंस प्रोवाइड किया जाए
नेवर ही गोज देयर। ठीक है, सेंटेंस में ही नेवर गोज देयर था, सेंटेंस नो एरर है। लेकिन अगर मुझे सेंटेंस में नेवर स्टार्ट में मिल गया तो हम सभी जानते हैं नेवर एक सेमी नेगेटिव एडवर्ब है, और अगर सेमी नेगेटिव एडवर्ब आया है तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, अब इन्वर्जन होने के लिए मेरे माइंड में हमें ये पता है कि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो बच्चे हेल्पिंग वर्ब को कंफर्म करिए, कहां पे है हेल्पिंग वर्ब, चेक करते हैं। नेवर, अभी तो ये स्ट्रक्चर गलत है, इसे राइट बना लीजिए। तो मैंने सबसे पहले लिखा नेवर, इसके तुरंत बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ध्यान से देखिए बच्चे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, टेंस बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जब आप वर्ब में एस या ईएस लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब हमें डू या डज, तो आंसर डज आ गया। ठीक है, अब आपको लिखना पड़ेगा नेवर डज ही गो देयर। ठीक है, अब जो आपका राइट आंसर है वो ये है। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए किसी दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। आपको यहां पे डाउट है तो हम लोग किसी दूसरे सेंटेंस से समझते हैं। मैंने आपसे कहा he hardly does any work। he hardly does any work। हार्डली या स्कैशली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। ठीक है, he hardly does any work। अच्छा, एक और बड़ी बात, हार्डली अपने आप में देखिए निगेटिव वर्ड होता है, तो देखिए सम नहीं आता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप सम को यूज नहीं करते बल्कि उसके जगह पर आप एनी को यूज करते हैं एज एडजेक्टिव। ठीक है, तो ही हार्डली डज सम वर्क नहीं, ही हार्डली डज एनी वर्क। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड पॉइंट, यहां पर देखिए फिर से हार्डली हमारे लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हार्डली को आपने मेन वर्ब से पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। सेंटेंस में ही हार्डली डज एनी वर्क दिया तो सेंटेंस तो नो एरर है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इसी हार्डली की पोजीशन को बदल दें, मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं, हार्डली ही डज। इस क्वेश्चन को देने की वजह है बच्चे, आपके मन में एक डाउट आएगा, वो क्या डाउट है आइए समझते हैं। हार्डली ही डज एनी वर्क। अब बच्चे के मन में एक बात आ रही है कि सर हार्डली से स्टार्ट हुआ, तो क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस सेमी नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस दिया है इसके तुरंत बाद, तो क्या पॉसिबल है? इन्वर्जन। और इन्वर्जन में नेगेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। आइए चेक करते हैं, क्या हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, यहां तो सब्जेक्ट है। तो सर हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगी? देखिए बच्चे ध्यान से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? एस या, बिल्कुल, तो सिंगुलर। तो हार्डली डज ही। अब जब आप पहले ही डज लिख चुके हैं तो आगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हार्डली डज ही डू एनी वर्क। इतना नोट करिए बच्चे। हार्डली डज ही डू एनी वर्क। ठीक है, चलिए आई होप समझ पाए होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, इन सेक्शन में स्टार्ट किया तो और इनके तुरंत बाद मैंने क्या कर दिया, एक इन्वर्जन पॉसिबल किया। अब अगर मुझे ये सेंटेंस दिया जाता था हार्डली ही डज एनी वर्क, तो ये स्ट्रक्चर गलत था, जबकि इसका सही आंसर क्या है? हार्डली डज ही डू एनी वर्क। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को भी समझाया और सेकंड को भी आपको समझाया, तो ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ये तरीका बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर यहां पर ध्यान रखिएगा कि नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की भूमिका निभाता है और मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कैसे। चलिए आगे मूव करते हैं। एक क्लास और देख लेते हैं इसी के पैटर्न को।
आपके सेंटेंस में दिया है सेल्डम शी कम्स हेयर, ठीक है, आपको जो सेंटेंस प्रोवाइड किया आपसे कह रहा है सेल्डम शी कम्स हेयर, यहां पर फिर से हम देख पा रहे हैं सेल्डम को स्टार्ट में यूज किया, तो जाहिर सी बात है एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या पॉसिबल होना चाहिए, इन्वर्जन अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब जब आप इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है सेल्डम का तो सेल्डम ही रहा, लेकिन इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड है, एस, ठीक है, तो आगे लेकर आइए, एस की वजह से डज आ गया, सेल्डम डज शी कम हेयर, ठीक है, इज माय पॉइंट क्लियर, आई होप समझ पाए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि किसी भी सेंटेंस के लिए ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस दे दिया जाए, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस दे दिया जाए तो उस सेंटेंस में आप एक कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्ट में दे दिया जाए तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं। सर कंप्लीट इन्वर्जन कैसे करते हैं बच्चे, तो अभी अभी मैंने बताया कि कंप्लीट इन्वर्जन करने के लिए हम हमेशा मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, या कुछ कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अगर हमारे सेंटेंस के जैसे सबसे पहले हमें क्या दिया था, सेमी नेगेटिव एडवर्ब स्टार्ट में दिया था, वैसे अब हमें क्या दे रहा है, सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रहा है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस गिवन है, ठीक है, और फिर यहां पर आगे चल के क्या लिख रहा है, कोई सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ प्लेस के तुरंत बाद कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है, तो फिर हम क्या पॉसिबल कराएंगे बच्चे, इन्वर्जन, ठीक है। सर कौन कौन से एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये मैं आपके कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस भी लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा इन, आउट, इंडोर्स, आउटडोर्स, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस पे अगर आप बात करते हैं, इन, आउट, अप, डाउन, अवे, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है, जो आपको मोस्टली मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अवे काफी बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आपने कहा इनसाइड, अपसाइड, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, ठीक है, अप स्टेयर्स, या फिर आपने क्या कहा, डाउन स्टेयर्स, ठीक है। अब ये अगर आपको मिलते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ पोजीशन बताने वाले शब्द, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ पोजीशन बताने वाले शब्द, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ पोजीशन लाइक एज अ हियर, देयर, ठीक है। अब अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन में आपसे कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस गिवन है या एडवर्ब ऑफ पोजीशन गिवन है, तो उस कंस्ट्रक्शन में भी आप क्या पॉसिबल करते हैं, इन्वर्जन, और कैसे, इन, आउट, इनडोर्स, आउटडोर्स, अप, डाउन, अवे, आउटसाइड, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, हियर या देयर, तो इन्वर्जन पॉसिबल करेंगे। मतलब इनके तुरंत बाद आपको क्या लगानी है, वर्ब, और फिर क्या लिखनी है बच्चे, सब्जेक्ट, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। मैंने कहा जैसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, राम लिव्स हियर, बहुत प्यार से समझिएगा, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डाउट आएगा जरा देर के लिए आपके मन में, कहता है राम लिव्स हियर, ठीक है, बहुत अच्छा है कि कोई इंसान है राम और वो यहां रहता है, तो सेंटेंस के अंत में हम देख पा रहे हैं हियर दिया हुआ है,
लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमें एम्फेसाइज करना है और एम्फेसाइज करने के लिए हम हेयर को पहले यूज कर रहे हैं। अभी ये सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इस कंस्ट्रक्शन में हम हेयर को पहले लिखते हैं, ठीक है। और अब हम लिखना चाहें अगर यहां पर हेयर राम लिव्स, क्यों? क्योंकि इन्वर्जन में आपने क्या कहा था, वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से। तो देखिए ध्यान से, हेयर राम लिव्स, क्या इस हेयर में ये जो लिव्स आया है क्या ये राम से पहले आया है? आप मुझे बताइए, इन्वर्जन करते टाइम जब आप एम्फेसाइज करते हैं किसी चीज को तो वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आती है, और यहां पर ये जो लिव्स है ये किसके बाद आ रहा है, राम के बाद। क्या इन्वर्जन हुआ? नहीं। इसका मतलब है अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें कोई एक नाउन दिया जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ पोजीशन की कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट अगर हमारा नाउन है तो हमें इन्वर्जन जरूर करना है, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा हेयर लिव्स राम। इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कुछ कंस्ट्रक्शन में हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट मेन वर्ब पहले आते हैं। तो लड़कों को समझना है कि अगर कभी भी हमें हेयर या देयर करके एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हुआ है और उस कंस्ट्रक्शन में हमें उसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट एक नाउन दिया है तो इन्वर्जन जरूर होता है, जबकि प्रोनाउन में इन्वर्जन नहीं होता। कैसे? राम लिव्स हेयर में अगर हमने देखा तो मेरे लिए हेयर से एम्फेसाइज किया गया, लेकिन मेरे रहने का काम कौन कर रहा है, राम। और राम क्या है बच्चे, एक नाउन है, तो इन्वर्जन होगा। बट अगर मैं यहीं पर कोई प्रोनाउन लिख दूं, कैसे, आइए समझते हैं। मैंने कहा, सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। इन दोनों के डिफरेंस को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। ही लिव्स हियर, ठीक। अब मैं इसके लिए दूसरे सेंटेंस को लिखना चाहूं, ही लिव्स हियर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हेयर ने यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस बता दिया। मैं हेयर को पहले ले दूं। अब मैं लिखना चाहता हूं इन्वर्जन। तो जब आप इन्वर्जन लिखना चाहते हैं, हेयर से आपने एम्फेसाइज कराया, तो एक तो तरीका ही लिव्स लिखने का है, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। और दूसरा तरीका आपने क्या लिखा, हेयर लिव्स ही। एक तरीका आपने ये लिखा, क्यों? अभी अभी आप पढ़कर आए, सर आपने कहा था अगर हेयर या देयर से एम्फेसाइज कराते हैं प्लेस को तो इन्वर्जन होता, और इन्वर्जन में सर वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से। लेकिन उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई कि जब कभी भी कंस्ट्रक्शन में एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ पोजीशन दिए जाए तो उस कंस्ट्रक्शन में ये याद रखिए कि हमारा सब्जेक्ट एक नाउन होना चाहिए। अगर नाउन है तो इन्वर्जन होगा, अदरवाइज केवल हेयर या देयर लिखकर बाकी पूरे सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। आइए चेक करते हैं। अब हेयर जब आपने लिखा तो हेयर के तुरंत बाद रहने का काम कौन कर रहा है बच्चे, ही। और ही इज अ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होगा, और इन्वर्जन नहीं होगा तो इस कंस्ट्रक्शन में ध्यान से देखिए, हेयर लिव्स ही कैसा हो जाएगा, रॉन्ग, जबकि हेयर ही लिव्स कैसा हो जाएगा, राइट। क्या दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ पाए हैं? नाउन है तो इन्वर्जन करेंगे, नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन दिया है तो इन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी से, एक थर्ड और देख लेते हैं। मैंने कहा ही वेंट आउट, ठीक। और इसी को मैंने एक और चौथा सेंटेंस आपको दे दिया। चौथा सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, सुनीता वेंट अवे, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ही वेंट आउट, ठीक। अब अगर हम इस आउट को पहले लिखते हैं, आउट, अब अगर आउट को पहले लिख दिया तो वेंट करने का काम किसने किया, ही ने, ठीक है। अब अगर ही तो एक प्रोनाउन है तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आउट ही वेंट, ठीक। आउट ही वेंट, इन्वर्जन नहीं, बिकॉज प्रोनाउन है। लेकिन सुनीता वेंट अवे, अगर आप अवे से इंसिस्ट कर दें सेंटेंस को तो हु वेंट अवे, सुनीता। अब सुनीता तो एक नाउन है बच्चे, अगर एक नाउन है तो इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होगा तो डायरेक्ट मेन वर्ब लगाइए, डू डज डिड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
अगर कंस्ट्रक्शन में हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है, एडवर्ब ऑफ पोजीशन दिया और उसके तुरंत बाद हमें टेंस की फॉर्म दी है, तो हम वहां पर डू डज और डिड का यूज नहीं करते हैं। दैट मीन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो हम डू डज डिड का यूज नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट उसी मेन वर्ब का यूज करते हैं। सुनीता वेंट अवे, तो अवे लेकर आ गए। क्या है? सुनीता एक नाउन है, इनवर्जन होगा, तो आना चाहिए आंसर अवे वेंट सुनीता। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्म कैसा है बच्चे? ये है इन्वर्जन फॉर्म। ही वेंट आउट, आउट ही वेंट, ये भी है इन्वर्जन, लेकिन इन्वर्जन होने के लिए प्रोनाउन में इन्वर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये इसका इन्वर्जन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक लास्ट पैटर्न को और देखते हैं। मेरी कंस्ट्रक्शन में देखिए एडवर्ब के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो हमने सुना है शो भी एक एडवर्ब होता है, TOO वो भी एक एडवर्ब होता है। तो आज की क्लास में हम लोग पहले शो वाले प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, टू और सच की कंस्ट्रक्शन को कल देखेंगे। एक लास्ट पैटर्न पे बात करते हैं। सो के तुरंत बाद अगर हमें कभी भी कोई भी एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया जाता है, इट मींस ये थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड स्टेप है। शो के तुरंत बाद किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग अगर आप शो से कर रहे हैं और शो के तुरंत बाद आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो उस कंस्ट्रक्शन में भी हमें क्या पॉसिबल करना है? इन्वर्जन। किसी सेंटेंस में अगर शो से स्टार्ट किया गया और एडवर्ब ऑफ मैनर उसके तुरंत बाद दिया गया तो हमें तुरंत और तुरंत उसके बाद इन्वर्जन करना है। इसका मतलब है शो के तुरंत बाद आए हुए एडवर्ब ऑफ मैनर के तुरंत बाद मुझे उस सेंटेंस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब लिखना है और फिर बचा हुआ सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब और फिर ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आपने शो से की है और ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में मिलता है, तो मैंने डायरेक्ट इसे लिख दिया कि शो के तुरंत बाद अगर कोई एडवर्ब ऑफ मैनर दिया जाए तो इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन होने के लिए उस सेंटेंस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब को आप किससे पहले यूज करेंगे? सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। पहला एग्जांपल है सो वेल सी सैंग दैट। हम सभी जानते हैं शो के लिए पेयर एज या दैट का काम करता है, तो आगे क्लॉज दी है तो दैट के फॉर्म में। सो वेल सी सैंग दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। एक तो ये पहला सेंटेंस है आपके लिए। ठीक है, सो वेल सी सैंग दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। अगले सेंटेंस को आप यहीं पर देख सकते हैं। आपसे किसी ने कहा, ध्यान से समझिएगा इस कंस्ट्रक्शन को, अगर आप चेकआउट करते हैं तो कहता है सो ऑनेस्टली ही वर्कड दैट he was so honestly he worked that he was rewarded by the chairman of the कंपनी। ध्यान से समझिएगा, सो ऑनेस्टली ही वर्क दैट ही वाज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपने कहा शो वेल सी सैंग दैट, इतनी अच्छी तरह से उसने गाया कि एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग,
कि हर एक व्यक्ति ने क्लैप करना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा, शो से स्टार्ट हुआ, शो के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर है, किसके लिए? उसके गाने के तरीके के बारे में बात की है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो एडवर्ब होता है बच्चे को हमेशा हमें मेन वर्ब की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी वर्ब या किसी भी एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है हमारे लिए एडवर्ब। सो वेल सी सैंग, हु सैंग? शी। इस सी ने व्हाट डिड? सैंग। और कैसे गाया? तो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो शो के तुरंत बाद हमारे लिए एक एडवर्ब ऑफ मैनर देकर यूज किया गया है, तो हमें इन्वर्जन करना है। लेकिन इन्वर्जन करने का तरीका अपने पास क्या? तो लिखते हैं, आंसर बनाते हैं। ये इसकी बच्चे इनवर्स फॉर्म है। कैसे? सो वेल। अब हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है? सी सैंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंग, सैंग, संग, ठीक है। तो सैंग अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो क्या निकल कर आया? डिड। सो वेल डिड। अब जब हम पहले ही डिड लगा चुके हैं तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बिकॉज इन्वर्जन हो गया, ठीक है। सो वेल डिड सी सैंग दैट। आगे के स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आगे इन्वर्जन मत करिएगा, ठीक है। बात सिर्फ उसने इतनी अच्छी तरह से गाये के लिए हो रही है। दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और अगले सेक्शन को ऐसे ही इन्वर्स करते हैं। कहता सो ऑनेस्टली ही वर्क दैट। तो लेकर आइए सो के तुरंत बाद, ध्यान से देखिए, ऑनेस्टली। ऑनेस्ट हमारे लिए एक एडजेक्टिव और ऑनेस्ट में एलवाई लगकर एडवर्ब बना हुआ है। सो ऑनेस्टली ही वर्क दैट। इतनी ईमानदारी से उसने इस काम को किया दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो चेयरमैन है उनके द्वारा उसे क्या किया गया? रिवॉर्ड किया गया, ठीक है। उपहार दिया गया, ठीक है। सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। लेकर आइए, अगर आप इसके इनवर्स फॉर्म को बनाते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? सो ऑनेस्टली। अब ही वर्कड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चे ईडी लगा हुआ है। सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क। आगे सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही कॉपी कर दीजिए। दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ये इसका एक इन्वर्जन फॉर्म लिखा और ये इन्वर्स फॉर्म लिखते टाइम ही आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? ये इन्वर्स फॉर्म है इसका। सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क दैट। अब डिड लगा चुके तो आगे वर्क की फर्स्ट फॉर्म। दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी का मतलब ये स्ट्रक्चर अभी पैसिव हो चुका है, ठीक है। उसे पुरस्कृत किया गया था। पुरस्कृत करने का काम किसने किया गया? चेयरमैन के द्वारा। मतलब पुरस्कार किसी और को मिला और पुरस्कार देने वाला कोई और है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है, जो टॉप 3 टाइप्स हैं इसके वो मैंने आपको बता दिए। कल हम लोग बेहद इंटरेस्टिंग और इसके आगे के सेक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें आप कंडीशनल क्लॉज के तहत पढ़ेंगे इन्वर्जन कैसे होता है। आप कल पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू कैसे कंजंक्शंस को रिलेट करके हमारे लिए इन्वर्जन पॉसिबल होता है। और कल की क्लास में हम लोग कन्वर्सेशनल इंग्लिश के रेफरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। टेक केयर।